Hello and a very warm welcome to all of you out there. This is the second part of our video, collective bargaining. We are talking about the collective bargaining in the Indian perspective. Indian industries के रिस्पेक्ट में हम लोग collective bargaining के बारे में बात कर रहे हैं. तो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है जब एम्प्लॉयज़ के बीच में प्रॉब्लम होती है ड्यू टू एनी रीज़न विच इज़ ड्यू टू कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ऐसा कुछ होता है तो आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है. कोई भी रीज़न से प्रॉब्लम हो काम तो ये एक वन ऑफ द मेथड टू सेटल होता है, टू कलेक्टिव बार्गेनिंग में होता है कि एम्प्लॉयर्स के एसोसिएशन में से जो एक आदमी जो मैनेजमेंट हो वो, और जो एम्प्लॉयज़ के एसोसिएशन जो ट्रेड यूनियंस का जो है एसोसिएशन, उसमें से एक जन जो भी है जिसको वो लोग रिप्रेजेंट करके भेजते हैं, आपस में बैठ के एक दूसरे से बात करते हैं और बात करके दे ट्राई टू कम टू अ कंक्लूजन. फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं पढ़ा कि ये कोशिश ये होता है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं हो, आपस में बात करके कोई भी प्रॉब्लम उसको सेटल डाउन हो जाए ताकि इंडस्ट्रियल का जो भी काम हो रहा है वो स्मूथली चलता रहे, कहीं प्रोडक्टिविटी या प्रॉफिटेबिलिटी में कहीं भी नुकसान नहीं हो. साथ ही साथ जितने भी ग्रीवेंसेस हैं एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के अपने लेवल पर ही सॉल्व हो जाए, किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस की ज़रूरत ना पड़े. नेक्स्ट वॉज द फंक्शंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग. तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के फंक्शंस में 3 फंक्शंस हमने देखा. एक होता है टेक्निक ऑफ लॉन्ग रन सोशल चेंज, पीस ट्रीटी एंड सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस. तो लॉन्ग रन सोशल चेंज जब आपका आता है तो हम लोगों ने बात की थी कि क्योंकि अब एम्प्लॉयज़ आर गिवन अ इक्वल स्टैंड विद द एम्प्लॉयर्स, तो ये एक जनरल इट इज़ गिविंग अ स्ट्रेंथ टू दी वर्कर्स टू ब्रिंग दम अ चेंज इन दमसेल्व्स. ठीक है, वो पावर को पावर जो हियरार्की है उसको रीअरेंज करने का जो इन्फीरियर सोशल क्लास है और जो ग्रुप है वो एक प्रेशर बनाने की कोशिश करनी, प्रेशर नहीं बना ऑन दी अदर क्लास. और इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी सबके बारे में अच्छे से सोचा जाता है. इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग का? 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट से. पहला है कि अब कलेक्टिव बार्गेनिंग एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास स्ट्रगल नहीं है. क्लास स्ट्रगल एज इन क्या, द कॉन्सेप्ट वाज प्री इंडिपेंडेंस. वो वर्कर्स वो एक्सप्लॉयटेड, दे वर डोमिनेटेड, दे वर स्ट्रीट स्लेव्स, एकदम ख़राब वर्किंग कंडीशन में काम करना है. अभी ऐसा कुछ नहीं होता. अभी उनका एक ये बेसिकली एक वर्कर्स का ना पुअर क्लास को लेके वो लोग नहीं चलते हैं या फिर कास्टिज्म को लेके नहीं चलते हैं. रादर अभी क्या है ना, एक कॉन्क्रीट, बिकॉज द एम्प्लॉयज़ दीज डेज, द वर्कर्स दीज डेज हैव बिकम एम्पावर्ड. गया वो 1947-50 का ज़माना, 2020 है. अभी के समय में एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो बहुत एम्पावर्ड होते हैं. एम्प्लॉयज़ के हाथ में ताकत होती है. उनके फेवर में काफ़ी लॉज बने हुए हैं. उस लॉज को इम्प्लीमेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. तो एम्प्लॉयज़ को जब इम्प्लीमेंट करने के तरीके होते हैं तो द वर्कर्स आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द वेरियस लॉज विच हैव बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर देयर वेलफेयर. देयर वाज फैक्ट्रीज एक्ट जो उसके आपके एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर, सोशल सेफ्टी, उनके वर्किंग आवर्स, उनके कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करने के लिए है. देयर इज़ कंपनसेशन, वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट जो उनके डिसेबिलिटी में या एक्सीडेंट में उनको कंपनसेट करने के लिए. देयर इज़ मिनिमम वेजेस एक्ट, देयर इज़ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, रेगुलेशंस होते रहते हैं. देयर इज़ लॉट्स ऑफ सच एक्ट्स विच आर देयर. देयर इज़ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट जो अलग से पूरा दिया हुआ है कि उसमें क्या चीज़, कौन सा डिस्प्यूट क्या है, उसका इलीगल स्ट्राइक क्या होता है, इलीगल लॉकआउट क्या होता है, आपका रिट्रेंचमेंट हो या फिर आपका ले ऑफ हो, जो भी है सबका प्रॉपर प्रोविजंस दिया हुआ है. तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग जब आपस में बात करना होता है तो ये एक वर्कर करना है, एक क्लास स्ट्रगल नहीं है अपने आप को इस्टेब्लिश करने का. अभी वो एक नॉर्मल एक सही कॉज और कंक्रीट के लिए है. और अब वो ओल्ड रूलिंग क्लास को नहीं करना बल्कि अपने आप को इक्वल स्टैंड पे लाने का है. और इट इज़ अ लार्ज मेजर ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर क्रूशियल डिसीजंस in the areas of its most immediate interest and to recognize in other areas of decision making. What does this mean? This means कि देखिए क्या होता है जब ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा होता है तो ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट पार्ट्स. और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम कर रहा होता है, पॉलिटिकली कैसे क्या चल रहा है वो देखना होता है. तो अभी जो भी उन लोगों का प्रॉब्लम्स होता है
trade, because go through the trade unions wala act, you'll understand how the importance of trade unions into in India today. इंडिया आज के समय में इंडिया में ट्रेड यूनियंस हैव बिकम वेरी 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 स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस, एंड दे आर लाइक एकदम रिकॉग्नाइज्ड है, दे आर एक्ट्स एंड दे आर एफिलिएटेड विद पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल. तो उन लोग का जो हो ना ट्रेड यूनियंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं. तो अभी क्या है कि वो जो ट्रेड यूनियंस वाले हैं या जो भी हैं, वो लोग हर एक वर्कर को अपने हक के लिए प्रति बहुत जागरूक करके रखते हैं. तो अगर वो एक्सप्लॉइट होते हैं तो दे पुट अप देयर ग्रीवेंसेस. तब ट्रेड यूनियन वाला, मैनेजमेंट वाला जाके उससे बात करता है. तो अब वो ज़माना नहीं रह गया जब वो अपने सिर्फ अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ अपने क्लास को स्टेबल कर, नहीं. अभी रियल कॉजेज़ पे दे वर्कआउट. एंड वो लोग ऐसा, आप सोचिए कि अगर यही चीज़ होता है जो फाइनली रूल्स रेगुलेशंस बन जा रहे हैं, तो कितना डिटेल्ड डिस्कशन, इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा होगा. The process of change is initiated by the collective bargaining is source of stability in the changing environment. क्योंकि work because said in lots of slides, lots of videos, saying it again. The most important thing if you are studying management is that management you are studying basically to deal with the changes which are taking place in your environment continuously. वो चेंज कंटिन्यूसली चलता रहता है और मैनेजर्स को चेंज के साथ अडॉप्ट करना पड़ता है. चाहे कितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स मैनेजर्स को दे दिए जाएं कि उनको हेल्प कर दो आप डिसीजन मेकिंग में, लेकिन वो कंप्यूटर सिस्टम सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एनालाइज करके अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एक्शन दे सकता है, उनके बदले डिसीजन नहीं ले सकता. तो क्या है कि आपका जितने भी जो चेंजेस, कंटिन्यूसली चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस, और कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो इस चेंज में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करता है. मान लीजिए मैनेजर्स ने बिकॉज ऑफ द चेंजिंग एनवायरनमेंट कोई भी चीज़ चेंज कर रहा है, तो उन्होंने कोई स्टेप लिया जो, या कोई डिसीजन लिया जो एम्प्लॉयज़ को नहीं पसंद आया, जो एम्प्लॉयज़ को रास नहीं आया, तो व्हाट विल दे डू? They'll try to put their grievances in front of whom? In front of the trade union. They'll discuss it out with the trade union. आपस में प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वेल एंड गुड. नहीं तो वो लोग जाके मैनेजमेंट को बोलते हैं, फिर मैनेजमेंट बोलते हैं बच्चा ठीक है, आप लोग में से एक आदमी आ जाओ बात करने के लिए, इधर से एक आदमी और बैठ के दे ट्राई टू सॉर्ट आउट द थिंग्स. ठीक है, तो ये एक बिगनिंग है चेंज का, उस चेंज में स्टेबिलिटी लाने का. क्योंकि चेंज के कारण कभी कभी बहुत कन्फ्यूजन और केओस भी हो जाता है, बहुत इनस्टेबिलिटी हो सकती है. तो इनस्टेबिलिटी कैसे हटाया जाए, ये कन्फ्यूजन केओस कैसे हटाया जाए? नेक्स्ट इज द पीस ट्रीटी. क्योंकि मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो किसकी कॉन्फ्लिक्ट कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होएगा? कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या? कन्फ्यूजन, या जिसको कहते हैं भिड़ंत, वटेवर. अगर कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो कैसे कॉन्फ्लिक्ट सॉर्ट आउट होगा? कॉन्फ्लिक्ट सॉर्ट आउट होगा कॉम्प्रोमाइज़ से. अब कॉम्प्रोमाइज़ कौन करेगा? कॉम्प्रोमाइज़ ये लोग दोनों मिलकर करेंगे, एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़. तो दो टाइप के कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, एक कॉम्प्रोमाइज़ विद कॉम्बैटिव एस्पेक्ट्स, एक कॉम्प्रोमाइज़ विद नॉट विदाउट कॉम्बैटिव एस्पेक्ट्स. कॉम्बैटिव मतलब क्या? कॉम्बैटिव मतलब कॉम्बैट नहीं होता, लड़ाई करना. तो एक कॉम्प्रोमाइज़ कभी कभी क्या हुआ कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़, पार्टी ए पार्टी बी है, दोनों में आपस में बातचीत करके ऐसा होता है कि पार्टी ए बहुत हावी हो गया उस समय, और पार्टी बी से कुछ ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने करवा दिया जो उनके हक में नहीं है, बट स्टिल दे डू इट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ एंड द पावर एंड इन्फ्लुएंस पार्टी ए हैज़. अब पार्टी बी में जब उन्होंने मान लिया सब चीज़, लेकिन क्या होता है अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं कि ये ज़बरदस्ती हो गया, नहीं हो पाया. बाकी जो, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ट्रेड यूनियन हु हैज़ गॉन देयर, देयर अदर ट्रेड यूनियन मेंबर्स हु माइट से दैट दिस इज़ राइट, नॉट राइट, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था. लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जाके एग्रीमेंट बना के आए, इसलिए वो चुप रह जाते हैं. लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वापस से कोई भी ऐसा कंडीशन होता है, वापस से ये ग्रीवेंसेस आगे आ जाता है. ठीक है, तो दीज आर कॉम्प्रोमाइज़ेस जहाँ पे लड़ाई के, जहाँ पे फाइट के, जहाँ पे ग्रीवेंसेस के चांसेस बहुत हाई होते हैं. कॉम्प्रोमाइज़ विदाउट कॉम्बैटिव एस्पेक्ट्स, इसमें इक्वल पावर में दोनों को रखा गया, इक्वल स्ट्रेंथ में दोनों को रखा गया, और दे ट्राई टू कम टू अ कंक्लूजन जिसमें दोनों के इक्वल सेइंग हो. ठीक है, तो यूनियन फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेक चेंजेस विद इम्प्रूवमेंट्स रिलेशंस विद द एम्प्लॉयज़. एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है और अच्छे से वो लोग ट्राई करते हैं कि हम एक कॉम्प्रोमाइज़ में आए जहाँ पे सब कोई का अच्छा हो, सबका भला हो, दोनों में लड़ाई करने की और कहीं आपस में प्रॉब्लम का कहीं स्कोप नहीं रह जाए. नेक्स्ट जो इसका फंक्शन आता है इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस. ज्यूरिस्प्रूडेंस की क्या मतलब होता है? लीगल सिस्टम. अब
कलेक्टिव बार्गेनिंग ये इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है तो दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं या चार लोग बैठ के बात कर रहे हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बोथ द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज, व्हेन दे आर टॉकिंग they are trying to deal with the changes, or they are trying to deal with the grievances, or they are trying to deal with certain problem which the employer or the employee faces। कोई तो प्रॉब्लम है जिसको फेस करके उसको सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, और मान लीजिए वो एक्चुअली सोल्यूशन जो इम्प्लीमेंट करना है बहुत बढ़िया होता है, तो वो बाद में एज रूल्स रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में एम्बेडेड हो सकता है। तो क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में सिविल राइट्स इंट्रोड्यूस करके किए जाते हैं। दैट इज़ द मैनेजमेंट का जो है, जो दे फॉलो बाय द रूल्स, और कुछ भी ना आर्बिट्रेरी डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। अभी ट्रेडिशनल अथॉरिटी है जो आपके जो गवर्नमेंट है, उन्होंने पहले ही रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं, कुछ अपने जो उनके लॉज बना रखे हैं बेसिकली। तो जो गवर्नमेंट है, जो इंडस्ट्रीज़ है, उसको दे हैव टू गो बाय द लॉ। अगर उसमें दिया हुआ है कि अप टू 100 वर्कर्स में एक मेडिकल ऑफिसर प्रोवाइड करना है, तो 100 ऑफिसर्स मेडिकल ऑफिसर प्रोवाइड करना है। अगर 50 वर्कर्स में के लिए वो वर्कर्स में मेडिकल ऑफिसर के लिए वो डिमांड लेके आ जाते हैं एम्प्लॉयज़, तो दे कैन से दैट इज़ नॉट पर द लॉ, दे कैन डू इट, दैट इज़ देयर विश। लेकिन अगर 100 हो गए तो इट इज़ मैंडेटरी, तब करना ही करना है। ठीक है, तो इट इज़ अ रूल मेकिंग और लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन टर्म्स, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव प्रोसेस, जैसे वो मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन दोनों शेयर करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फोर्सिंग द रूल्स। लेजिस्लेटिव में बना है। जुडिशियल, जब हम लोग जुडिशियल सिस्टम पढ़ते हैं तो क्या चीज़ होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, ये 3 प्रोसेस होती है जो जुडिशियल सिस्टम में आप लोगों ने सिविक्स में बुक्स में पढ़े होंगे। उसमें क्या होता है कि जब आपका 3 सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, एक होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। लेजिस्लेटिव क्या करते हैं, रूल्स बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। और जुडिशियल क्या करते हैं, वो देखते हैं जो भी क्लॉजेस है उनको इंटरप्रेट करते हैं और चाहते वो उसे अपने आम जनता तक पहुंचाते हैं, जो यूनियंस, वर्कर्स वगैरह सबको पहुंचाते हैं। Our next topic is the importance of, I hope this is clear up to now. Now next topic is importance of collective bargaining. इम्पोर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग एक बाई पार्टाइट फंक्शन है। मतलब दो पार्टीज़ के बीच में है। अगर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है मेरे दोनों बच्चों के बीच में, एंड दे सॉर्ट इट आउट अमंग देमसेल्व्स, इट इज बाई पार्टाइट कलेक्टिव बार्गेनिंग सिचुएशन, राइट। और ट्राई पार्टाइट हो जाता है जब हम उसमें जाके इंटरफेरेंस करते हैं। इफ़ आई गो, आई माइट बी पार्शियल, आई माइट के पनिश देम, लेकिन वो लोग आपस में ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके अगर निकल जाते हैं तो उन लोग के लिए अच्छा होता है। तो क्या होता है कि जब जुरिस्डिक्शंस, ये जो ये अकॉर्डिंग टू द नेशनल Commission of Labor, the best jurisdictions for collective bargaining is that it is a system based on bipartite agreements and as such superior to any arrangement providing third party। क्योंकि जब मान लीजिए दो लोग हैं आपस में बात करके जब दे कम टू अ कंक्लूजन, तो है कि दोनों को लगता है कि भैया हमारा फॉलो हुआ, दोनों दो कहीं हम ही ने बात की, हम ही ने सोल्यूशन निकाला, एंड देन दे आर हैप्पी। लेकिन अगर थर्ड पार्टी गवर्नमेंट आके फोर्स करती है कुछ करने के लिए, या कोई भी थर्ड पार्टी आके फोर्स करता है करने के लिए, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए कंसिलिएशन ऑफिसर्स वगैरह भी आते हैं, दे आर समबडी दे विच आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, देन दे ट्राई टू टेक डिसीजंस। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ साथ में काम कर रहे हैं ना, तो दे नो व्हाट द प्रॉब्लम इज। दिस अदर पार्टी विच कम्स हैज टू स्टडी द एंटायर सिस्टम वंस अगेन। तो कलेक्टिव बार्गेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। पहला है इट इज़ अ डेमोक्रेटिक मेथड है जहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ साथ में बैठ के बात करते हैं और अपना वॉलंटरी होता है, प्रोसेस होता है, अपने मन से बात करते हैं, फोर्स किया जाता है, कोई थर्ड पार्टी नहीं आया जाता है। ये एक बेटर रिजल्ट देता है क्योंकि वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में की बात होती है, दोनों साथ काम कर रहे हैं, तो दोनों को प्रॉब्लम्स और उनके ऑब्जेक्टिव्स और उनके जो भी एस्पिरेशंस वो पता है, वो इंडस्ट्री के इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रॉब्लम्स उन्हें पता है, तो उनको पता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से क्या एडजस्टमेंट वो लोग लाएं तो ठीक से काम चलेगा। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल मीन्स
फॉर एडजस्टमेंट ऑफ वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी क्या है कि नया टेक्नोलॉजिकल चेंज आया, नया काम कर रहे हैं, तो दोनों एम्प्लॉयज़ को ही पता है कि एम्प्लॉयज़ को ही पता है कि वो क्या काम कर रहे हैं। तो अगर वो लोग अचानक से एम्प्लॉय अपना वेजेस में हाइक मांगेंगे या फिर कोई एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस मांगेंगे, तो जब बोथ ऑफ देम दो नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, then obviously it's not possible that employees are usually creating demand, and if the employees know that is possible and the employers also know that it is possible, तो क्या होता है, दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करके चलो ठीक है, इनको नहीं इनको आप दे दो, और ये कॉन्फ्लिक्ट का जो है चांसेस जो वो काफ़ी कम हो जाता है। देन एक कोड बनाने में हेल्प करता है, जो जहाँ पे बेसिक राइट्स एंड रेगुलेशंस जो हर एक पार्टी के होते हैं वो आपका इट्स सॉर्ट्स इट आउट। देन किसी प्रॉब्लम में प्रोवाइड अ सोल्यूशन द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस इंडस्ट्री एंड एंश्योर ओल्ड एज पेंशन बेनिफिट्स एंड अदर फ्रिंज बेनिफिट्स। अभी ये इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या होता है? इंडस्ट्रियल सिकनेस ये होता है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, मान लीजिए अगर फाइनेंशियल ईयर में किसी इंडस्ट्री को लॉस ज़्यादा हो रहा है दैन द प्रॉफिट, और द लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट, समथिंग लाइक दैट, तो वो सिक होता है। जिससे सिक क्या होता है? बीमार, जिसको उसको खुद से अपना काम करने में प्रॉब्लम, वही हो गया सिकनेस। तो अभी प्रॉब्लम में अगर इंडस्ट्री सिकनेस है, तो वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट, दोज टू आर द बेसिक पीपल हु आर द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। जितना ज़्यादा कमिटेड एम्प्लॉयज़ की तो इंडस्ट्री है ही, और जितनी एम्प्लॉयज़ जो होंगे, जितने जो वर्कर्स होंगे, जितने ज़्यादा कमिटेड रहेंगे इंडस्ट्री को अपना समझेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह होने का चांसेस होता है। तो अगर सबको प्रॉब्लम पता है तो वो लोग दोनों मिलके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रियल सिकनेस, ओल्ड एज का बेनिफिट्स का प्रॉब्लम, या जो फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स पे भी एक स्लाइड दिया हुआ है, व्हाट आर द फ्रिंज बेनिफिट्स, जो एक्स्ट्रा मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह जो होते हैं, वो फ्रिंज बेनिफिट्स जो होते हैं, वो फ्रिंज बेनिफिट्स पे वो लोग बात कर सकते हैं, उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देन ये जो है इट हेल्प्स इन बेटर इम्प्लीमेंटेशन, एज आई ऑलरेडी सेड, कि अगर दो जैसे वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट आता है, जो भी आता है, जब एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ दोनों साथ मिलके लेते हैं, तो दोनों को लगता है कि मेरा डिसीजन है और उसका इम्प्लीमेंटेशन सही होता है, क्योंकि ना एम्प्लॉयज़ को लगता है कि ये एम्प्लॉयर्स का डिसीजन है जो हम पे थोपा हुआ है, और ना एम्प्लॉयर्स का लगता है कि एम्प्लॉयज़ हम पे हावी होकर हमसे कुछ भी करवा ले रहे हैं। तो द इम्प्लीमेंटेशन बिकम्स ईजियर। The most important aspect of the labor management relationship is it extends political principle from political to the industrial field, क्योंकि आपका जो जैसे हमने आपको बताया, जितने भी ट्रेड यूनियंस अभी इंडिया में हैं, दे आर मैक्सिमम ऑफ देम आर एफिलिएटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये पॉलिटिक्स में नहीं बंद के रह जाता है, क्योंकि आपस में बात करके वो लोग प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जा रहे हैं। तो ये बेसिकली एक इंडस्ट्रियल फील्ड पे आके अपना इंडस्ट्रियल सिकनेस हटाने के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट इट इज़ अ मेजर टू डिस्ट्रीब्यूट, जितने भी बेनिफिट्स होते हैं उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग एम्प्लॉयज़, यूनियन, सप्लायर्स, मैनेजमेंट, कस्टमर्स एंड पब्लिक्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द टाइप्स ऑफ बार्गेनिंग। बार्गेनिंग में भी अलग अलग टाइप है। तो हम लोग अभी तक यही पढ़ते आए हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग एक स्ट्रिक्ट सेंस में समझा गया है कि एक पॉजिटिव गिव एंड टेक है वर्कर्स के बीच में। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखें कि एक इंडस्ट्री में जहां एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और एम्प्लॉयज़ शायद उतने पावरफुल नहीं हैं, तो ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बन सकता है। तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रिचर्ड ई वॉल्टन एंड रॉबर्ट बी मैककर्से, कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस जनरली कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। 4 टाइप के बार्गेनिंग होते हैं। पहला होता है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स हैगलिंग ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। हैगलिंग मतलब होता है डिस्प्यूट या बार्गेन, लगातार बार्गेन करते जाना। अभी क्या है ना, किसी तरह से पार्टी को पता चल गई, एम्प्लॉयज़ को पता चल गया कि पार्टी, अभी तो द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एसेसिबिलिटी इज़ वेरी हाई. Now the company knows that the employees knows that the kind of profit that the company has incurred is एकदम humongous. So they put up forward that since we have participated equally, हमें बोनस दो या हमें कोई इंसेंटिव दो, वट एवर दे वांट. ठीक है, अभी वो लोग बोले कि नहीं हम नहीं देंगे,
तो इसमें क्या होता है, दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत हैगल करते हैं, लगातार डिस्प्यूट होती है, और इसमें एक जन मानता है एक जन नहीं मानता है, और इसमें बेसिकली इज वन पार्टीज गेन इज अदर पार्टीज लॉस। एक पार्टी की जीत होती है, एक पार्टी की हार होती है। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग में क्या होता है, दोनों निगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, और निगोशिएट करने के लिए बाद on any issue both parties may gain और एटलीस्ट नाइदर पार्टी लूजेस। ठीक है, क्या होता है कि जैसे एग्जांपल दिया हुआ है आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम में, दोनों बार्गेन करने की कोशिश करें कि बेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है या बेटर इवोल्यूशन प्रोग्राम क्या है, इवैल्यूएशन प्रोग्राम क्या है। पहला डिस्ट्रीब्यूटिव में था कि दोनों में से एक जन जीतता है। इसमें क्या है कि एक जीत सकता है शायद, लेकिन दूसरा पार्टी हारता नहीं है, राइट। देन एटीट्यूडनल रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, एटीट्यूडनल रिस्ट्रक्चरिंग जब आप अपने एटीट्यूड को चेंज करते हैं। अभी मान लीजिए पूरा एटीट्यूड को शेप या रिस्ट्रक्चर करते हैं। एटीट्यूड क्या हो जाएगा, आपका ट्रस्ट, फ्रेंडलीनेस, आप लेबर के साथ कैसे, आप मैनेजमेंट के साथ करते हैं, उनको ट्रस्ट करते हैं, डिस्ट्रस्ट करते हैं, आप फ्रेंडली हैं, हॉस्टाइल हैं, जो आप एक दूसरे बिटरनेस है। तो अगर आसपास में there is not harmonious relationship between the two, it might lead to conflict. And if there is harmonious relationship between industrial relations, तो अच्छे से काम चलता रहता है। तो they tried their maximum that there is attitudinal restructuring if there is some problem or conflict due to attitude. देन इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग क्या होता है, इट इज़ बिटवीन द एक्टिव कॉन्सेंशन टू मैनेवरिंग ऑफ एक्टिव कॉन्सेंसस बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। जब दोनों में डिफरेंसेस होते हैं तो वो लोग कोशिश यही करते हैं कि डिफरेंसेस जो भी है, कॉन्फ्लिक्ट के जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स हैं उनको कंसेंट दोनों आपस में मिलके अपना आराम से बात करके कोई प्रॉब्लम आंसर निकालने की कोशिश करें। नाउ वी टॉक अबाउट कलेक्टिव बार्गेनिंग इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है, पहला एक आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में दिया हुआ है इन इंडस्ट्रियल सेटलमेंट्स अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, कि हमने आपको बताया है। अभी सेटलमेंट्स अंडर द इंडियन डिस्प्यूट्स एक्ट में क्या होता है कि पहले उन लोग वर्क जहाँ भी 100 या 100 से ज़्यादा लोग आते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर देम टू कंस्टिट्यूट अ वर्क्स कमिटी, जिसमें एम्प्लॉयर्स के भी और एम्प्लॉयज़ के भी मेंबर्स होते हैं, जो आपस में बैठ के कोई भी प्रॉब्लम होता है सॉल्व करते हैं। मान लीजिए वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो वो काउंसिलेशन ऑफिसर एक गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, जो आके सारा देखता है, उसको स्टडी करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, और जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसका सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करता है। और नहीं निकाल पाता है देन वो अपना रिपोर्ट देता है गवर्नमेंट को, एंड देन गवर्नमेंट एक बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन बिठाती है ना। बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन फिर वो भी से दे गो टू द एंटायर सेम प्रोसीजर, और वो लोग उसमें एक एग्रीमेंट बनाने की कोशिश करती है, और नहीं कर पाती है देन दे गो टू डिफरेंट अनदर लेवल। अभी ये सब भी से भी नहीं हो पाता देन दे गो फॉर वॉलंटरी बेसिस पे जा सकता है, ट्रिब्यूनल्स में जा सकता है, एंड देन देयर आर अवार्ड्स या सेटलमेंट्स विच आर डन विच आर नोन एज द कॉन्सेंट अवार्ड्स। अभी अगर एग्रीमेंट्स आर ड्रॉन अप राइट आफ्टर डायरेक्ट नेगोशिएशंस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द लेबर, तब ये प्योरली वॉलंटरी नेचर होता है। और अगर ऐसा अगर हो पाता है और एक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो एक मोरालिटी हाई रहता है, एक काइंड ऑफ ट्रस्ट और गुडविल कोऑपरेशन हाई रहता है बिटवीन बोथ द एम्प्लॉयज़ एंड द एम्प्लॉयज़, एंड ये आगे काम करने में दोनों को हेल्प होता है। नाउ नेगोशिएटिंग अ कलेक्टिव बार्गेनिंग, कैसे निगोशिएशन होता है। Alright, the next step is how do we negotiate a collective bargaining agreement। तो मान लीजिए आपस में हुआ क्या कि कोई इश्यू हुआ, एक एम्प्लॉयर्स है एक एम्प्लॉयज़ है, एंड बोथ ऑफ देम आर वर्किंग, एंड अब कोई दोनों में इशू हुआ, एनी इशू, लेट इट बी एनीथिंग, ABC, कोई भी इशू हुआ, किसी को भी हुआ, वे लेट अस फॉर द टाइम बिंग कंसिडर कि जो एम्प्लॉयज़ वहाँ काम करें उन्हें कोई इशू हुआ। अब एम्प्लॉयज़ को तो भैया इशू है, तो अब ये क्या करने का है, तो करने का क्या है कि एक हम लोग निगोशिएशन बनाते हैं। मतलब क्या कि जो मैनेजमेंट और यूनियन मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड, ये मैनेजमेंट जो है बेसिकली वो डिसाइड करते हैं कि भैया हम लोग बात कैसे शुरू करें। ठीक है, तो मैनेजमेंट चूज़ करते हैं अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो जाएंगे उस नेगोशिएशन में बैठेंगे और बात करेंगे।
उन्हें प्रॉब्लम से तो के बारे में तो पहले से पता है, तो वो लोग ये भी करेंगे कि पहले से ही एक फाइनल ड्राफ्ट टाइप बना के रखेंगे नेगोशिएशन का, मतलब जो भी है, मतलब दे विल प्रिपेयर अ ड्राफ्ट काइंड ऑफ थिंग, जिसमें उन्हें लगता है कि जो ये वाले इशू के इसके क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, वो लिख के रफली ड्राफ्ट बना के वो अपने पास इन एडवांस में रखेंगे, और जो भी उनके जो प्रॉब्लम्स हो काउंटर एक्ट कर सकें। ये मैनेजमेंट के साइड के साथ हुआ। अब एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे? एम्प्लॉयज़ को भी है, एज आई सेड, दे हैव अ वाइडर रेंज ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू इंफॉर्मेशन। तो वो क्या करते हैं, वो अपने जो कंपनी में जिसमें वो काम कर रहे हैं, वो पहले से उसकी फाइनेंशियल कंपनी के उसके इंफॉर्मेशन के बारे में जान के रखते हैं। और ये जान के रखते हैं, मान लीजिए वेजेस से ही कुछ रिलेटेड है, या बोनस, जनरली प्रॉब्लम वेजेस वगैरह से होती है, या फिर ऐसे कुछ होता है, तो वो कंपनी की क्या एबिलिटी है पे करने की, वो जान के रखते हैं। ठीक है। दूसरी बात, एम्प्लॉयज़ ये भी जान के रखते हैं, जो यूनियन है वो भी ये भी जान के रखते हैं कि उसी रीजन में जो उसी टाइप के कंपनीज हैं जो काम कर रहे हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या दे रहे हैं, क्या हमें बराबर मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना, बराबर मिल रहा है, कम मिल रहा है, क्या हो रहा है, उन्हें कैसे बेनिफिट्स मिल रहा है, वो सब पता करके रखते हैं। And वो unions, because they have been working for so long time, they also kind of get prepare a rough draft कि वो किस किस जगह पे उन्हें लगता है मैनेजमेंट उन्हें निगोशिएट करने की कोशिश करेंगे, कहाँ कहाँ उन्हें प्रॉब्लम्स फेस हो सकती है, उसके बाद अच्छे से तैयारी करके जाते हैं। राइट। द नेक्स्ट प्रोसेस इज आइडेंटिफाइंग द इश्यूज ऑफ द बार्गेनिंग। देखिए, किसी भी this also probably have said a million trillion times, ये होता है क्या कि किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीजर में सबसे ज़रूरी होता है जानने का कि आखिरकार प्रॉब्लम है तो है क्या। जो इश्यूज होते हैं नेगोशिएशंस के, वो आइडेंटिफाई करने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले जो बार्गेन करने के लिए आए हुए एम्प्लॉयज़ एज वेल एज एम्प्लॉयज़, उन्हें देखना है कि भैया हमें इश्यूज़ क्या है, किस बारे में हमें एक्चुअली बात करनी है। वेज रिलेटेड इशू है, सप्लीमेंट्री इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो ग्रेटिट्यूड प्लान्स वगैरह वो है, या एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं जो सीनियरिटी, ग्रीवेंसेस, हेल्थ, जॉब, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, ये सब है, उनके बारे में है। ये सब चीज़ वो पहले डिसाइड करना है। नेक्स्ट इज़ द निगोशिएशन। जब ये दोनों चीज़ हो गया तो दोनों पार्टी एक्चुअली स्टार्ट करते हैं निगोशिएशन प्लेस, इन द जो टाइम और प्लेस फिक्स किया गया है फॉर दैट पर्पस। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ निगोशिएशन है। एक होता है बुलवेरिज्म। देखिए, इन निगोशिएशन, बुलवेरिज्म इज बेसिकली एन ऑफर और काउंटर ऑफर दैट इज़ नॉट मेंट टू बी निगोशिएटेड। ये कहीं निगोशिएशन, बुलवेरिज्म एक मैनेजमेंट का टाइप होता है, एक निगोशिएशन का टाइप होता है, जिसमें कोई नेगोशिएशन, मतलब ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो पहले ही जानते हैं कि क्या क्या इनके इश्यूज़ हैं, और उनको जो लगता है ठीक उसका ड्राफ्ट बना के उन्हें एम्प्लॉयज़ को पकड़ा देते हैं। अब बोलते हैं भैया तुम लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। दैट इज़ इट। सो बेसिकली ये आया कहाँ से? तो दिस टेक इट और लीव इट स्ट्रैटेजी इज नेम्ड आफ्टर Lemuel Boulefare, a former vice president of General Electric. When faced with strike, Boulefare is famous for telling the International Union of Electric Workers at the onset of negotiations that the company has already evaluated the workers' needs and has put forth its first, last and best offer on the table. जो भी है बेस्ट उनको जो लगता है उन्होंने दे दिया। और भैया इसी पे आया ये बुलवेरिज्म, जिसमें क्या होता है कि वर्कर्स को चांस ही नहीं दिया जाता बार्गेन करने का। जो भी प्रॉब्लम है पहले वो लोग स्टडी करके रखते हैं और बोलते हैं भैया ये प्रॉब्लम है, आपको इसका ये सोल्यूशन हमें लगता है। एम्प्लॉयर्स जब बोला आपको लेना है तो लेना है, नहीं तो चाहिए। फर्स्ट, लास्ट एंड बेस्ट ऑफर ऑन द टेबल। दूसरा होता है कंटिन्यूस बार्गिंग। कंटिन्यूस बार्गिंग जो अभी का समय है कि जहाँ पे लगातार लॉजिक लगा के दोनों एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स अपना कॉम्प्रोमाइज़ करके एक लॉजिकल लेबर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पे आने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे दोनों खुशी खुशी काम कर सकें। राइट। देन इनिशियल नेगोशिएशन एग्रीमेंट। अभी क्या है, जब दोनों पार्टी में प्रॉब्लम जो भी इश्यूज थे वो लोग दोनों सॉल्व हो गए, तब वो लोग क्या किए, वो अब निगोशिएशन करके एक एग्रीमेंट बनाए।
राइट। एग्रीमेंट बनाए, उसके बाद नेक्स्ट इज रैटिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट। रैटिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट मतलब होता है साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट। आप साइन करते हैं दोनों पार्टी, मतलब एक फॉर्मल कंसेंट दे रहे हैं किसी ट्रीटी को या एग्रीमेंट को, ताकि ये ऑफिशियली वैलिड हो। अभी दोनों तरफ के जो भी कंसर्न पर्सन है, जिसको अथॉरिटी दिया है मैनेजमेंट ने या जिसको अथॉरिटी दिया है ट्रेड यूनियन ने, वो लोग बैठ के यहाँ पे सॉल्व करते, एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनती है। उस एग्रीमेंट का एक एक क्लॉज बनता है और उसके बाद उसको दोनों पार्टी साइन करते हैं, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। और सिर्फ साइन करने से नहीं ख़त्म होता, ये एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए यहीं पे ना प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आता है। एग्रीमेंट बन गया क्योंकि मैनेजमेंट का एक आदमी गया और ट्रेड यूनियन का एक आदमी गया, जिन्होंने बैठ के एग्रीमेंट बनाया। अब ये जो एग्रीमेंट बनाया है, ये मैनेजमेंट का वो आदमी का भी ज़रूरत है कि अपने जो सीनियर्स सुपर सीनियर्स जो भी लोग हैं कंसर्न, जो उनके साइड के लोग हैं, उन्हें वो प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सके कि इस एग्रीमेंट के अनुसार क्या करना है। और साथ ही साथ जो ट्रेड यूनियन का जो रिप्रेजेंटेटिव आया था, वो अपने वर्कर्स को समझा सके कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम था, किस तरह काम करना था, क्या करना था, वो चीज़ वो समझा सके। जो भी एग्रीमेंट का क्लॉजेस है प्रॉपरली कम्युनिकेट हो सके, ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। ना व्हाट आर द वेरियस, ये तो हमने बात की कि हम लोग द व्हाट वी हैव बीन स्टडिंग इज़ वेरी रोजी कि कलेक्टिव बार्गेन हो गई, दोनों बैठ गए, बात कर लिए, बात करके सोल्यूशन निकल जाए। ऐसा होता नहीं है, इट्स नॉट दैट ईजी, नो। पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, इवन इफ यू स्टेइंग इन योर फैमिली, आपस में भाई बहन में लड़ाई हो जाती है। एंड उसके बाद कभी कभी दोनों में होता है कि चलो कलेक्टिव बार्गेनिंग से दोनों में सोल्यूशन निकल गया, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता। तो प्रॉब्लम्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग में, जब इस इंडस्ट्री में डिफरेंट ऑफ सेक्टर्स ऑफ लोग काम कर रहे हैं, और जहाँ हमारा सोसाइटी स्पेसिफिकली जहाँ पे हाई क्लास लो क्लास वाला चीज़ बहुत ज़्यादा है, जो धीरे धीरे अब कम हो रहा है, पीपल आर बिकमिंग मोर अवेयर एंड मोर कॉन्शियस अबाउट द इक्वालिटी ऑफ पीपल, and the worker class basically is becoming more aware of the kind of rights they have, with all the rights they have and the kind of education they are getting. अभी ये कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। जैसे कब बढ़ता है? जब आप इस कलेक्टिव बार्गेनिंग को एज अ प्रोसेस ऑफ निगोशिएशन नहीं लेके एक कॉम्पिटिटिव प्रोसेस बना दें। जैसे लेबर और मैनेजमेंट एक दूसरे के जब निगोशिएशन टेबल पर बैठे, तो ये नहीं सोचे कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई बीच का रास्ता निकालें। दोनों एक दूसरे पे हावी होने की कोशिश करें, दोनों एक दूसरे को अपना पावर दिखाने की कोशिश करें, तो फिर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज नॉट वेल इक्विप्ड। नॉट वेल इक्विप्ड इन सेंस दे आर नॉट वेल इक्विप्ड विद द इंफॉर्मेशन। प्रॉब्लम लेके तो वो लोग आ गए, लेकिन दे आर नॉट वेरी वेल इक्विप्ड कि भैया कि जैसे हमने आपको बताया कि एम्प्लॉयर्स की तरफ से ज़रूरी है कि वो जाने कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या उनकी पेइंग कैपेसिटी है, क्या चीज़ है, वो सब अपना जाने। एम्प्लॉयज़ का ज़रूरी है कि वो जाने कि प्रॉब्लम क्या क्या है, जो कंपनी में जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसका अभी ये इकोनॉमी में क्या स्टैंडिंग है, उसी स्ट्राटा के जो लोग हैं, उसी रीजन के जो बाकी इंडस्ट्रीज ऑफ द सिमिलर टाइप हैं, उनके वर्कर्स को क्या प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, क्या क्या उनका जो प्रॉब्लम हो, तो वो सब चीज़ वो पता ही नहीं करे और आपस में आके बात करने बैठ गए, तो दे आर नॉट वेल इक्विप्ड। उन्हें आधी चीज़ें जब पता ही नहीं है, इफ़ यू हैव लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, हाउ विल यू पुट ऑन योर प्रॉब्लम? तो दे सेंड समबडी हु इज़ नॉट वेरी वेल इक्विप्ड, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, जो अपना होमवर्क करके बेसिकली नहीं आया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम होता है आपका टाइम ऑफ प्रोटेस्ट। टाइम टू प्रोटेस्ट क्या क्या हुआ? द वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सम काइंड ऑफ मॉनिटरी और अदर ग्रेन्स, ठीक है, वो इसीलिए आते हैं। तो वो देख जब इकोनॉमी अच्छी होती है, तो अगर वर्कर्स आते हैं अपने इनकम रेज के लिए या बोनस के लिए, तो थोड़ा बहुत कंपनसेट करके तो एम्प्लॉयज़ मान ही जानते हैं। लेकिन अगर वो उस समय इकोनॉमी स्लो चल रही है या फिर अच्छी नहीं चल रही है, उस समय अगर वो लोग बोले कि नहीं भैया मेरे पास से बढ़ाओ और ऐसे करना है, अगर इकोनॉमिक स्लो चल रही है तो सबके लिए इकोनॉमी स्लो चल रही है। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी स्लो सिर्फ वर्कर्स के लिए चल रही है, इकोनॉमिक स्लो एम्प्लॉयज़ के लिए भी चल रही है, तो वो वैसे पैसे नहीं दे सकते। तो क्या होता है कि टू मीट द डिमांड्स ऑफ द वर्कर ही माइट रिजॉर्ट टू रिट्रेंचमेंट मतलब जो आपको हटा दिया था वर्कर्स को, और इवन क्लोजर कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ नो आंसर टू अ सिचुएशन की कलेक्टिव बार्गेनिंग बंद कर दिया कि हम नहीं कलेक्टिव बार्गेनिंग करेंगे।
व्हेन द प्राइजेस आर फिक्स बाय द गवर्नमेंट, किसी किसी कमोडिटी का या कोई चीज़ का जो प्राइजेस है वो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया हुआ है, और हमारा इकोनॉमी डिमांड सप्लाई पे चलता है। तो अगर इकोनॉमिक हमारा जो गवर्नमेंट के द्वारा जो प्राइजेस ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है, तो अब जब आदमी काम कर रहा है और बोल रहा है कि नहीं भैया इसके दाम बढ़ाओ, तो अपने मन से तो नहीं एम्प्लॉयज़ लोग कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम हो सकती है, ज़बरदस्ती अगर ट्रेड यूनियन अपना डिमांड बढ़ा रहा है, अपने आप को फोर्स करने की कोशिश कर रहा है, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। आउटसाइड लीडरशिप, दिस इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर्स, क्या होता है कि जो ट्रेड यूनियंस होते हैं वो पॉलिटिकल एफिलिएशंस होते हैं, उनके मैक्सिमम जो लीडर्स होते हैं ना, वो उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा ही नहीं होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो आदमी आए बात करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो, कि उसे पता है कि वो वहाँ काम कर रहा है, वहाँ क्या प्रॉब्लम है, नई प्रॉब्लम वो जानता है, तो अनरीजनेबल डिमांड्स नहीं करेगा। उसी तरह जो एम्प्लॉयज़ जो आ रहे हैं, वो लोग भी उसका हिस्सा है, दे नो व्हाट इज़ द कैपेसिटी। अरे जितनी औकात होगी लोगों की उतना ही ना करेंगे, उससे बढ़ के कैसे करेंगे, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन दे कांट डू इट लाइक कुछ भी। Then multiplicity of the trade unions. This is another problems of the trade unions in India. In India we have lots and lots of trade unions. बहुत सारे टाइप के ट्रेड यूनियंस हैं, और कभी कभी क्या होता है, ये ट्रेड यूनियंस जो है ना, वो एम्प्लॉयर्स के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, एक मिलिटेंट एटीट्यूड अपनाने की कोशिश करते हैं। इंस्टेड ऑफ, सी द ट्रेड यूनियन वाज, व्हाई वाज इट फॉर्म, ट्रेड यूनियन का बेसिक पर्पस था फॉर्म करने का कि एक ऑर्गेनाइज लेबर फॉर्म हो, जितने वर्कर्स हो रहे हैं वो लोग सब ट्रेड यूनियन का हिस्सा बने, ताकि वो अपने आप को एम्पावर्ड फील करें। अब एम्पावर्ड फील करने की जगह अगर वो मिलिट्री वाला जो मिलिटेंट एटीट्यूड वो ला रहे हैं, और मैनेजमेंट को मिलिटेंट एटीट्यूड लाना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग बात नहीं सुन रहे हैं, ज़बरदस्ती का इंटर यूनियन लाइब्रेरी हो रहा है यहाँ पे, तो फिर कॉन्फ्लिक्टेड डिमांड्स हो जाता है, फिर प्रॉब्लम हो जाता है। देन अपॉइंटमेंट ऑफ लो स्टेटस एग्जीक्यूटिव। अभी देखिए क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव का जो है मैनेजमेंट की तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से एक जन गया बात करने के लिए, ठीक है, और ट्रेड यूनियन की तरफ से एक जन गया बात करने के लिए। अब वो जो आदमी है उसको ऑथराइज तो कर दिया आपने कि ठीक है आप ले लो डिसीजंस हमारी तरफ से, लेकिन वो उसका जो ओहदा है, द काइंड ऑफ पोजिशन ही इज इन इज लो, सो ही कैन नॉट टेक वेरी बिग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस ऑल बाय हिमसेल्फ, ही हैज़ टू कंसर्न हिज जो हायर मैनेजर्स हैं। इसलिए तो इसमें कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि आप किसको क्यों भेजें, जब इतना हमारा, क्योंकि जब ट्रेड यूनियन वाले आ रहे हैं तो उनके इशू हैं, वो बोले मेरा इतना गंभीर इशू है और आप किसी को भी भेज रहे हैं, तो आपस में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। Then there are statutory provisions. Statutory provisions are those which are made by the government. जैसे आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, इस एक्ट के अनुसार तो ऑलरेडी जो इंडस्ट्रीज़ है वो काम कर ही रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयज़ मान लीजिए डिमांड लेके आ जाते हैं वर्कर्स कि नहीं हमें और पैसे दो, तो वो बोल रहे हैं कि भैया हम तो आपको सारा जैसा जैसा सरकार बोल रहा है हम सब काम कर ही रहे हैं, तो आप हमें ज़बरदस्ती फोर्स करके नहीं कर सकते, और वो उन्हें बता सकते हैं। यहीं पर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। ये लॉज उनके लिए बने हुए हैं, उनके वेलफेयर, सेफ्टी, पेमेंट ऑफ मिनिमम एक्ट जो भी है सारे बने हुए हैं, सारे उन्हीं के लिए हैं। तो ये सब चीज़ इन्फॉर्मेशन, दे हैव टू बी वेल इक्विप्ड, दे हैव टू बी मेड अवेयर ऑफ द काइंड ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ दे हैव। फ्रेश डिमांड्स एट द टाइम ऑफ फ्रेश एग्रीमेंट, क्योंकि एक एग्रीमेंट का तो एक टाइम लिमिट होता है ना, तो जब टाइम लिमिट ख़त्म होने का होता है तो लोग जो होते हैं कुछ नए डिमांड के साथ आ जाते हैं, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स वो नए डिमांड के साथ आ जाते हैं। अब मान लीजिए अगर बूम में है, अगर अच्छा काम कर रहा है इंडस्ट्री, इकोनॉमी बहुत अच्छा चल रहा है, तो फाइन वेल एंड गुड, तब तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, अगर इंडस्ट्रीज चाहे तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है। लेकिन मान लीजिए उस समय इंडस्ट्री लॉस में चल रहा है, या जो कंट्री है उसमें डिप्रेशन का समय है, तो हायर वेजेस बेनिफिट्स इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, नो दे कांट डू इट, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एग्रीमेंट्स इन अदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स, एक प्रॉस्परस इंडस्ट्रियल यूनिट है उसी, मान लीजिए उसी लोकेलिटी में, वो बहुत अच्छे से वेजेस और ग्रांट्स और बोनस और बेनिफिट्स दे रहा है, तो वो रिलेटिवली प्रॉस्परस है ना, तो हम हमेशा चीज़ उसके हिसाब से तो नहीं कर सकते। तो हर एक इंडस्ट्री का एक अपना अपना लेवल है, धीरे धीरे सब बढ़ता है, तो बाकी लोगों के साथ ऐसे एग्रीमेंट्स होते तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या चीज़ ज़रूरी है कि इफ़ेक्टिव
आपका ये कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस चले, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग आपका प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो। तो पहला एसेंशियल पॉइंट है कि फेवरेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। फेवरेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मतलब क्या, जो द गवर्नमेंट और पब्लिक ओपिनियन ये माने कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है ये बेस्ट मेथड है एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशंस का। जितना भी लेजिस्लेटिव ये रिस्ट्रिक्शंस है जो कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्रोसेस को हैम्पर करा, गवर्नमेंट हटाए। वो बोले कि नहीं भैया, आप लोग बैठो, बात करो, रजिस्टरों करो, कंप्लेंट्स आपस में बात करो और बात करके सोल्यूशन निकालो, ताकि गवर्नमेंट का मिनिमम प्ले हो। इससे क्या होगा ना, आपस में सॉल्व हो जाएगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, देयर लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल यूनियंस। सी, ट्रेड यूनियंस जो आप बना रहे हैं, जैसे आई सेड, द ट्रेड यूनियंस वाज फॉर्म सो दैट द वर्कर्स फील दैट दे आर पार्ट ऑफ अ स्टेबल बिगर यूनिट। अभी एम्प्लॉयर्स जो हैं वो ईज़िली ये ट्रेड यूनियंस को इग्नोर कर सकते हैं। तो ट्रेड यूनियंस बनाने का भी एक प्रॉपर प्रोसेस है, जिसमें ट्रेड यूनियंस को रजिस्टर करना पड़ता है। क्या मेथड्स है उसका रजिस्ट्रेशन का, उसको रजिस्टर करो, एक ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज करो। उन ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्निशन का ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में प्रॉपर प्रोविजंस है। उसको आप रिकॉग्निशन दीजिए कि ये ट्रेड यूनियन इम्पोर्टेंट है या ट्रेड यूनियन इस्टेब्लिश्ड है और ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशंस है। और जो एम्प्लॉयर्स ये क्योंकि इधर स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, रिटेंचमेंट्स, घेराव जो भी हो, इन लॉन्ग रन वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री को हैम्पर करेगा। तो क्या हो कि ये सब ना हो, तो एम्प्लॉयर्स तो है ही ना वहाँ पे, तो ट्रेड यूनियन को आप स्ट्रॉन्ग करो। नेक्स्ट इज विलिंगनेस टू गिव एंड टेक। क्योंकि ये क्या है ना कि वही है कि दोनों पार्टी रिजिड ना हो जाए, अपना पावर और अथॉरिटी नहीं दिखाने लगे, दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करके एक मिडिल पाथ पे आने के लिए तैयार हो जाएं, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी समझे कि भैया मेरी क्या क्या दिक्कत है, एम्प्लॉयज़ की क्या दिक्कत है, एम्प्लॉयज़ भी समझे कि एम्प्लॉयर्स की इंडस्ट्री कुछ लिमिटेशंस है जिसके अंदर वो काम कर सकते हैं, और देन दे कम टू अ कॉम्प्रोमाइज ट्रीटी। दोनों अपना अपना ना अगर फोर्स और स्ट्रेंथ यूज़ करने की कोशिश करेंगे, देन दे विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। निगोशिएटर्स अथॉरिटी। अभी जो निगोशिएटर्स है वो उसके पास फुल अथॉरिटी होना चाहिए टू बाइंड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। if the bargaining representations have to refer constantly back to the respective organization, it makes bargaining process ridiculous and ineffective. तो जो आपस में मान लीजिए, जो ट्रेड यूनियन वाला आदमी जो बात करना है, एक बात के बाद फिर वापस ट्रेड यूनियन के पास गया, नहीं, वो उसके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, उसके पास वो अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो जो भी डिसीजन ले वो बाकी ट्रेड यूनियंस वाले को एक्सेप्टेबल हो। देन देर शुड बी फेयर प्रैक्टिसेस। जितने भी अनफेयर प्रैक्टिसेस है, ऑब्वियसली इट इज़ अनएक्सेप्टेबल बाय लॉ और इट इज़ अनएक्सेप्टेबल ऐसे भी, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि किस तरह से ये अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो, ताकि एम्प्लॉयज़ आराम से काम कर सकें एंड दे कैन कम टू अ गुड कंक्लूजन। पॉजिटिव एटीट्यूड हो, पॉजिटिव एटीट्यूड दोनों का हो, एम्प्लॉयज़ का भी, एम्प्लॉयर्स का भी, ताकि म्यूचुअल एकोमोडेशन पे काम कर सके, कहीं कॉन्फ्लिक्ट या अनकॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड नहीं हो। देन देर इज़ कंटिन्यूस डायलॉग, आपस में लगातार बात होती रहे। एंड देर इज़ डेटा विच इज़ अवेलेबल टू देम, देर इज़ द डेटा विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज़ एंड द वर्किंग कंडीशंस। जो है वो ये जैसे जब एम्प्लॉयर बैठ रहा है नेगोशिएशन के बारे में, तो जो कितने एम्प्लॉयज़ है, क्या कंडीशन है, क्या वर्किंग कंडीशन है, अभी के समय में क्या क्या लॉ बना हुआ है, कौन कौन से लॉ वो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या उनके डिमांड्स हैं, किस हद तक वो लोग उस डिमांड्स को ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या निगोशिएट कर सकते हैं, उनके पास एक रफ ड्राफ्ट तैयार होना चाहिए। उसी तरह अगर एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके पास, ट्रेड यूनियन वाले अब पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके पास भी जितना भी जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है, अपना स्टेटस जान रहे हैं, अपने इंडस्ट्री का स्टेटस जान रहे हैं, वो भी जान रहे हैं कि कहाँ पे कैसा इकोनॉमी जा रहा है, तो रीजनेबल डिमांड्स पुट फॉरवर्ड करें ताकि दोनों का बेहतरी हो। दिस इज़ ऑल फॉर द कलेक्टिव बार्गेनिंग। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. If you have any doubts, I would be looking forward to your comments in the comment section. And if you do like my video, please like and subscribe, and do not forget to press the bell icon for regular updates.
Stay safe, stay home, and follow the principles and the guidelines of social distancing. Happy learning and thank you.